कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ आज है सईद काजी। मैदान करबला में नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी की याद में आज मुल्क भर में यौम आशूरा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। शहर शहर मातमी जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा। जुलूसों के रूटों पर सख्त हिफाजत इकदाम किए गए हैं। डबल सवारी पर पाबंदी है और मोबाइल सर्विस कल भी बंद थी, आज भी बंद रहेगी। तमाम कारोबारी मराकज बंद रहेंगे और फजाई निगरानी के लिए पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर हासिल कर लिए गए हैं। कल जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में दहशतगर्दी के मंसूबों को नाकाम बनाया गया और 6 दहशतगर्दों को पकड़कर उन्हें हलाक किया गया। आज का दिन आखिर हमें दर्स क्या देता है और क्या आज हम सब्र कुर्बानी के उस मकाम पर फायज हैं? हमें क्या सीखना है उन अजीम कुर्बानियों से जो इस्लाम की खातिर दी गई? आज कुछ इस पर बात करेंगे और साथ ही कुछ जिक्र करेंगे एक गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक मुल्ला फजलुल्लाह के तकर्रुर से महसूद कबाइल कैसे नाखुश हैं और पुरानी दुश्मनियां कैसे सामने आने लगी हैं, उभरने लगी हैं। इससे खित्ते में कशीदगी के खतरात भी बढ़ने लगे हैं और मुल्ला फजलुल्लाह को अमीर बनने के बावजूद आखिर अफगानिस्तान में रहने की तजवीज़ क्यों दी गई है? आज हम इस पर बात करेंगे और कुछ और भी खबरें हैं जो काजी साहब भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही मैं भी कुछ आपसे 1-2 खबरें जो है अहम है वो शेयर करूंगी कि आपको बताऊंगी कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सैकड़ों डॉक्टर्स हैं जो ANP के दौर में भर्ती किए गए, वो किस तरह बाहर के ममालिक में बैठकर यहाँ की सूबाई हुकूमतों से तनख्वाहें ले रहे हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे। काजी साहब से भी खबरें ले लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो आगाज़ में मैं बात करूंगा, एक आध दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी अफगानिस्तान में किस तरह से जो पॉपी की कल्टीवेशन है वो एक अपनी रिकॉर्ड टूट गया है और पता चला है कि अब इस दफ़ा जो हेरोइन दुनिया में बनेगी वो अपनी जो उसकी डिमांड है उससे भी कहीं ज़्यादा होगी। तो और किसी चीज़ की कीमत सस्ती हो ना हो, ड्रग्स की कीमतें कम हो जाएंगी अगर ये इस तरह से बन गई। और साथ इंटरेस्टिंगली हम ये भी शेयर करेंगे कि कैसे अफ़गानिस्तान से इनखला से पहले ही मनशियात ने वहाँ करेंसी का एक दर्जा हासिल कर लिया है। इन चीज़ों में एक्सचेंज के लिए भी ये इस्तेमाल होनी शुरू हुई। इससे पहले इस पर हम स्टोरी कर चुके हैं, मगर ये अब उनकी तरफ से, वेस्ट की तरफ से स्टोरी है, ये शेयर करेंगे। एक और हमने स्टोरी डिस्कस की थी, आपको याद होगा, हमने ब्रेक की थी और बाद में दीगर मीडिया ने भी उठाई थी कि कैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तानी नौजवान यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया। फिर उसने एक तहरीक चलाई और वो तहरीक फीसों में कमी की बाबत थी। अच्छा। और उस तहरीक पे खैर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ। मगर आज एक और स्कैंडल उसके हवाले गार्जियन में छपा है और वो ये कि कैसे पुलिस ने उस तहरीक को तोड़ने के लिए एक तालिब इल्म को इन्फॉर्मेंट मुखबर बनाने की कोशिश की और उसने एक कैमरा लगा के उसको सारा जो है वो सारी कहानी तश्तज़बाम कर दी। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है और इससे अगली कहानी भी UK से जुड़ी हुई है, मगर ये भी आज बड़े चश्मकुशा इंकशाफात है। मैंने एक सर्वे की बात की थी जो अमेरिका की बाबत था। ये एक सर्वे हुआ है बरतानिया में जिसमें अवाम की तरफ से जो ओपिनियन आई है उसकी वजह से जो जैसे कहते हैं ना एक अलार्म की कैफियत है और ऐसी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसकी इतनी मुतजाद उनकी राय आई है। इस पे बात करेंगे, फैक्ट एंड फिगर के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और शादिया, एक गूगल पे ऐड चल रहा है जिसकी लाखों हिट्स हो गई हैं। ये ऐड पाकिस्तान और इंडिया के बारे में है। ये ऐड क्या है और ये पार्टीशन के ज़मन में है और ये बड़ा दिलचस्प है और लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं, डिवाइड के इस साइड पे और डिवाइड के उस साइड पे। कैसे गूगल ने इसे तो ऐड के तौर पे इस्तेमाल किया था, मगर हम इस पे एक बात करेंगे। और फिर जाते जाते तेंदुलकर के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं और उसे एक लेजेंड और ऑफ कोर्स, लेकिन जो सबसे दिलचस्प तजिया इसका किया है वो टाइम मैगजीन ने किया है। वो हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे कि वो क्या है और वो मेरे ख्याल में ये डायमेंशन मेरे सामने कम अज कम नहीं आई थी। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं उसने कितने रन किए, सारी उसके पास है, लेकिन उसका एक और क्या किरदार था उस मुल्क में, वो हम शेयर करेंगे। इंटरेस्टिंग, ये भी हम बाद में आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यौम आशूर की। कल का दिन खैरियत से गुजर गया, हमारी दुआ है कि आज का दिन भी खैरियत से गुजर जाए। काज़ अब तो ये भी खबरें बनने लगी हैं कि दिन खैरियत से गुजर गया, कोई धमाका नहीं हुआ, लोगों का पुरसकून सारा दिन गुजरा। तो इस तरह के दिन, इस तरह की खबरें अब लगेंगी कि पहले तो होता था कि धमाका हो गया, खुद कुछ धमाका हो गया, लेकिन अब इस तरह की मीडिया में खबरें आने लगी हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे जो बरगज़ीदा हस्तियों से जुड़े हुए दिन हैं, उन दिनों में हम बजाय उसके कि उस मैसेज पे कंसंट्रेट करें, हम देखें कि उनका मैसेज क्या था। और उस पर मैं बात भी करूंगा कि हम
वो मैसेज क्या था, उसको हम कंसंट्रेट करने की बजाय हम ये खबर कर रहे होते हैं कि आज 84,000 पुलिस वहाँ पे तैनात है। कल हम स्टोरी कर रहे थे जी कि बैंकों से जो है वो मदद ले रहे हैं, डिटेक्टर्स ले लिए गए हैं, और फिर जब वो दिन गुजर जाता है तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक ऐसे मकाम पे हम अपनी आबादियों को और अपने मुल्क को ले आए जो बड़ा अफसोसनाक है, और उसमें सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि उस पैगाम का चर्चा हम करें। और वो पैगाम क्या था? देखिए, मैं जब देखता हूँ तो सबसे बड़ा पैगाम तो जो हमने सीखा तालिब इल्मी से लेके अब तक वो ये था कि जब आप अपने हमारे लिए सबक यह है कि आप कभी अपने ज़मीर की या अपने अक़दार की लाश पे खड़े होकर के लिए लड़े। आप किसी भी मनफियत के लिए, किसी इक़्तिदार के लिए, किसी फ़ायदे के लिए, किसी आसाइश के लिए जब आप अपनी ज़मीर की लाश पे खड़े होकर सौदा करते हैं तो आप फिर उस सैनिक कबीले में नहीं रहते। तो क्या सबक थे उनके? और मैं तो उनको इक्वेट करता हूँ कि उनसे बाद जो रवायत चली है हुर्रियत की, जहां जहां लोग जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, चाहे वो किसी मजहब से थे, चाहे वो किसी फिरके से थे, वो कोई उनका उनका जो मैसेज था वो किसी एक पर्टिकुलर तबके के लिए नहीं था, या तबका नहीं कहना चाहिए, तबका तो हम कह सकते हैं ओप्रेस्ड लोगों के लिए था। उनकी लड़ाई क्या थी? उनकी लड़ाई ये थी कि अगर उन्होंने अपना खानवादा कुर्बान किया तो उन्होंने बताया कि सारा इस्लाम को बचाना था। सारा मजलूम जो है, दुनिया मजलूमों का जो तबका है वो एक खानवादा है, और उसकी खातिर उन्होंने अपने खानदान की कुर्बानी दे के ये सबक दिया कि हम एक बड़ा खानदान, और उसके लिए हर आदमी कुर्बानी देने वाला, उसी रवायत का आगे अमीन बनता चला। आज हम में वो सबर और वो पैमाना है, हम कुर्बानी की, आज हमें वो सारी वो मौजूद है जो उस दौर में। एक तो बात यह है कि मैं बिल्कुल ये आपसे बात कहूं कि जहां हम इतनी डोमिनेंट हो गया है कल्चर, मिसाल के तौर पे अब गैरत की बात करें तो वो कहते हैं गैरत ब्रिगेड आ गया, गैरत को गाली बना दी हमने। हम ज़मीर की बात करें तो कहते हैं भाई ये तो बड़ी मुजरे मुलाजमत किस्म की चीज़ है, इसको छोड़ दें। अब हमें जो वेस्ट ने सबक सिखाए, वेस्ट के अच्छे सबक भी थे, वो हमने नहीं लिए। हमने प्रेगमेटिज्म ले लिया, हमने जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए हर किस्म का हम कंप्रोमाइज करते हैं, और जो नहीं करता उसको समझते हैं इसका कोई दिमागी खलल है, या ये बीमार हो गया है आदमी, या इसका अजीब लफ्ज़ बने हुए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसमें। अब बात यह है कि ऐसी रवायत मौजूद है। ये रवायत चाहे नहीफ हो, चाहे वो मीडिया में सामने आए या ना आए, वो लोग जो लड़ते हैं, जो जेल खानों में जिंदगियां, अभी आपको बात कर, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बात करूं कि हमने ये 1915 का मैं पढ़ रहा था कि बगावत की सिंगापुर में बरतानवी जो हिंदुस्तानी फौजी थे वो शहीद हुए, तो वो उसी हुसैनी रवायत के लोग थे। या 1946 18 फरवरी को जब यहाँ पे बगावत हुई इस मुल्क के हकूक के लिए और जबर और आमरीत के खिलाफ, तो वो भी उसी कबीले के लोग थे। तो ये लोग मौजूद रहते हैं, मगर इनकी ये नहीफ हो जाते, नहीफ नजर आना शुरू हो जाते हैं बाज़ औक़ात हमें अपनी ज़मीर की, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया से हट जाते हैं, इनकी तस्वीरें नहीं लगती, ये सेलिब्रिटी नहीं बनते। तो हम सेलिब्रिटी तो आगे बढ़ने के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, मगर अहद बदलते हैं। और जैसे मैं आगे अपनी स्टोरीज पे आऊँगा कि ये अहद कैसे करवट ले रहा है, तो जो रवायत है कुर्बानी की, वो चलती रहती है साथ साथ, और तारीख बड़ी उसको संभाल के रखती है, उसको वो ज़ाया नहीं होने देती, और वो तारीख आगे, और यही सबक है। कौम आज हम में ना सब्र है ना कुर्बानी की वो मिसालें हमें मिलती हैं जो उस दौर में की गई। देखिए ना, इस दिन को गुजारने के लिए आप अपनी कौम को कितना तंग भी करते हैं। आप मोबाइल बंद कर देते हैं, डबल सवारी पर पाबंदी लगा देते हैं, लोगों का घरों से आना जाना मना होता है, बोला जाता है लोग घरों में कोई भी नाखुशगवार वाकया जो है वो हो सकता है। बजाय इसके कि आप इस तरह के इकदाम करें कि इस तरह के वाकयात ही पेश ना आए, तो आपको तो वो इकदाम करने चाहिए। जहाँ तक मैं आपको सब्र बताऊँ, सब्र बहुत है इस तबके में, कितना जुल्म हो रहा है कीमतों के जरिए। आप अदालतों में इंसाफ जो है, जो अब जब खुद मानती है हमारी आला अदलिया भी कि जो है वो नीचे इंसाफ महंगा कितना है, जो रोज़गार नहीं है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये तबके में बड़ा सब्र है, सब्र भी करता रहता है, लड़ता भी रहता है। तो मैं समझता हूँ इस तबके में हाँ, जो हम लोग हैं जो मिडिल क्लास में हैं या ऊपर बैठे हुए हैं, हम चूंकि जब हम कहते हैं हम में सब्र नहीं है, तो हम मेरे ख्याल में कोई 80-85% लोगों की बात नहीं कर रहे होते, जिनमें हम घूमते हैं, जिनसे हमारा मुकालमा होता है, या जिन लोगों की राय सामने आ जाती है किसी अखबार के सफ़े पर या किसी टीवी के टॉक शो में, तो उसे हम कह देते हैं, और फिर उसको थोप देते हैं, पोत देते हैं उस सारे रवैये को एक पूरे अमूमी समाज पर, जिस समाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। और मैं ये फिर दोबारा कहता हूँ कि वो जो लड़ाई थी, जो करबला की लड़ाई थी, वो 80% इंसानों की लड़ाई थी, और जो अपने हर रंग में, हर तबके में, हर सकाफत में और हर मजहब में लड़ी जाती रही है और लड़ी जाएगी। और मेरे ख्याल में लड़ी जाएगी। और अगर हम इसको लिमिटेड करेंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादती हो जाएगी। क्योंकि मुझे ब्रेक लेने का है सब नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदों को लेंगे और उनको जानेंगे कि आज के दिन के हवाले से खास सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं। एक ब्रेक के बाद।
आज का दिन नाज़रीन हमें दर्श देता है उस अजीम कुर्बानी का जो हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने हक और बातिल के लिए अपनी जानें थीं, जो कुर्बान कर दी और बातिल के सामने वो नहीं झुके। हक और सच के लिए उन्होंने अपनी जो कुर्बानियाँ थी, लाजवाल मिसालें आज हमारे कायम हैं और क़यामत की मिसालें कायम रहेंगी। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है? सिक्योरिटी के हवाले से यौम आशूर पर सख्त हिफाजत इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर कराची में खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे साद बुखारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। साथ सबसे पहले तो ये बताइए कि मरकजी जुलूस कराची में कहां से निकलेगा और उसके साथ सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? मरकजी जुलूस जो कराची का है वो नश्तर पार्क से कुछ ही देर में बरामद होगा। मेरे पीछे आप आवाज़ भी सुन सकते होंगे। मरकजी मजलिस का आगाज़ हो चुका है नश्तर पार्क में। मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर छोटे बड़े जुलूस भी पहुँच रहे हैं। टोलियों की शक्ल में लोग नश्तर पार्क पहुँच रहे हैं मरकजी मजलिस में शिरकत के लिए। तकरीबन आधे घंटे के अंदर मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा और यहाँ जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, नुमाइश चौरंगी पर, यहाँ पहुँचेगा। जिसके बाद ये मरकजी जुलूस यहाँ से होता हुआ इमाम बारगाह अली रज़ा और उसके बाद सीधा सी ब्रिज प्लाजा से एम्प्रेस मार्केट की जानिब मुड़ेगा। फिर रीगल चौक से होता हुआ तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी आज की जाएगी। जिसके बाद बोल्टन मार्केट के बरास्ता बोल्टन मार्केट ये जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया। अच्छा साथ ये बताइए अगर आपको आवाज़ आ रही है तो साथ, एक तो कल वाकया हुआ, एक दो अल्लाह का शुक्र है नुकसान नहीं हुआ, जो 2 ग्रेनेड जो है वो पुल से फेंके गए, तो वो अब ये सिक्योरिटी के ज़िमन में क्या खदशात हैं और क्या इस पे ज़रा हमें बताएं। जी, आज जो सिक्योरिटी गुज़िश्ता रोज़ रखी गई थी आज भी वही बरकरार है। यौम आशूर के रोज़ शहर भर में 25,000 पुलिस और रेंजर्स के एहलकार हैं। सिर्फ मरकजी जुलूस की अगर बात की जाए तो 5,838 पुलिस एहलकार और 2,500 के करीब रेंजर एहलकार हैं जो मरकजी जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा 400 पुलिस एहलकारों को बेस कैंप पर स्टैंड बाय खड़े किया गया है कि किसी भी किस्म का कोई मुमकिन खतरा होता है उससे निपटने के लिए। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें जुलूस के मरकजी रास्तों की स्वीपिंग कर रही हैं। 2 टीमें जुलूस के साथ साथ चलेंगी जबकि एक टीम आगे स्वीपिंग करती रहेगी। 7 और 8 मुहर्रम की दरमियानी शब तमाम जो दुकानें थी एमेजिना रोड और मरकजी जुलूस के रास्तों पर उनको पहले ही सील किया जा चुका है। और जितने भी जुलूस में रास्ते में जो लोग जहां से जुलूस गुजरता है रास्ते में भी लोग उस जुलूस में शामिल होते हैं, उन लोगों की चेकिंग के लिए भी कोई खास इंतजाम किया गया है? जी, रास्ते से लोगों को शामिल होने की इजाज़त ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 दाखिली रास्ते बनाए गए हैं, एमेजिना रोड पर और एक बाग़े जिना की तरफ मदार कायद की जानिब, जहां बाकायदा वॉक थ्रू गेट्स लगे हैं। पुलिस एहलकार भी निगरानी कर रहे हैं, जामिया तलाशी होती है। इसके साथ साथ रज़ाकार जो यहाँ मौजूद हैं अहले तशरीह बिरादरी के, वो भी बाकायदा सबकी हर खास व आम की तलाशी है। उसके बावजूद नहीं जाने दिया जा रहा। गाड़ियों की बात की जाए तो जिस गाड़ी के पास है सिर्फ वही गाड़ी दाखिल हो सकती है, इसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं आ पाई। तो सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम हैं। फिजाई निगरानी का सिलसिला भी रेंजर्स की जानिब से जारी है और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से आज का जुलूस भी इंतजाम पजीर होगा। बहुत शुक्रिया साद बुखारी आपका। रावलपिंडी से बशीर चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बशीर, रावलपिंडी की सूरत हाल बताइएगा, यहाँ पर मरकजी जुलूस कहाँ से गुजरेगा, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ का जुलूस जो है वो कर्नल इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद होगा और इससे पहले कर्नल आशिक हुसैन से जो है वो निकलेगा और यहाँ पहुँचेगा। यहाँ से मरकजी जुलूस की शक्ल इख्तियार करते हुए जो है वो ये यहाँ से फुआरा चौक, ट्रंक बाज़ार, बोर्ड बाज़ार, जामिया मस्जिद और रात को जो है वो कदीमी जो इमाम बारगाह है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। फुआरा चौक पर जो है वो दिन को मजलिस होगी और ट्रंक बाज़ार में जो है वो जंजीर जनी जो है वो की जाएगी। इस जुलूस में जो है रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले छोटे मोटे जुलूस जो हैं वो भी शामिल होते जाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 4,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। जो जुलूस के रास्तों की सर्चिंग मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस एहलकार वहाँ पर भी तैनात हैं। रास्ते चूँकि ये रावलपिंडी का अंदरून बाजार है तो यहाँ पर छतों के ऊपर भी जो है वो बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को खड़ा किया गया है। इसी तरह रास्ते को भी जो है वो क्लियर किया गया है और पूरी तरह जो दाखिली रास्ते हैं जैसे पर मैं खड़ा हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी आपका। लाहौर में हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं उमर याकूब। उमर से जानते हैं कि लाहौर में क्या सूरत हाल है, कहाँ से मरकजी जुलूस निकलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं उमर याकूब से बात करने की। कैसा इंतजाम देखने में आए तो बहुत ज़्यादा सख्त किए गए हैं बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए।
हुकूमत के पास जितने मीन्स थे वो सब लगाए हैं इन्होंने लिए हैं। और जिस तरह कल यहाँ से भी उन्होंने टीम अप किया है सारे, और ये असल में ये और कुछ नए आलात भी इस बार इन्होंने शामिल किए हैं जो बताएंगे कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को मदद फराहम करेंगे जहाँ कोई इस तरह का अल्लाह ना करे फैसलाबाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वहाँ मेरे ख्याल में कहीं से एड आई है, वर्ल्ड बैंक से या कहाँ से, वहाँ भी कार जो है वो भी तैनात की हैं। मगर यह है कि ये सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े एक खतरा बहुत था, क्योंकि एक हर साल होता है इस दफे एक और पस मंजर भी था जो हमारी वार एंड टेरर है, हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद। अभी तक खुदा का शुक्र है कि इस तरह से गुजर रहा है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से गुजरेगा और लोग जो हैं खैर वाफियत से अपने घरों को रात को वापस जा सकेंगे। मगर फिर भी अच्छा, कल रोगिल रहमान मलिक को कल बड़ा मौजूद बहस बनाते रहे कि मौजूदा हुकूमत उन्हीं पे तनकीद करती थी जब मोबाइल बंद होते। चौधरी निसार भी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कोई तरीका हुआ आप दहशतगर्दी को खत्म करें, ना कि अवाम को मुश्किल में डाल दे मोबाइल बंद करके। आज हुकूमत भी वही काम कर रही है। हम बड़े कल से तंग हैं मोबाइल बंद बहुत ज्यादा, और लाहौर में तो पूरी रात नहीं मगर हम कहते हैं आप मोबाइल भले बंद कर दें मगर शाम तक कोई नाहक खून ना गिरे, किसी की लाश ना, कुछ कर लें आप और इसका मुस्तकिल कोई हल ढूंढ ले, कोई बात नहीं है। लेकिन आज हम सोच रहे थे हम नुमाइंदे कैसे लेंगे, किस तरीके से, कल ये पूरी बहस हमारी चलती रही कि हाउ वुड वी किस तरह मैनेज करेंगे। तो जाहिर है कम्युनिकेशन का ऐड है, अब तो ये आपकी ऑक्सीजन बन चुके हैं आपके, मगर फिर भी हम ये कहते हैं कि आप करें और खैर ऑफिस से गुजारेंगे तो जाहिर है हमें। और ये कोई परमानेंट हल नहीं है कि आप हर बार मोबाइल पर पाबंदी लगा दो, डबल सवारी भर में तो ऐसे नहीं होता। मगर हम जो है एक अजीब व गरीब किस्म की अनइवन डेवलपमेंट में फंस गए हैं जहां पे जिन समाजों में जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, आप शहरों को डेवलप नहीं करते। जिस तरह उस दिन आपकी मेरी बहस भी होगी थी, आप एक तंजीम के साथ शहरों को नहीं बनाते तो फिर उनको आप मॉनिटर नहीं कर सकते। अब इधर जो है मुगलों का शहर है, ये मुगलों के जमाने का शहर जिसमें से जुलूस निकलेगा तंग किस्म की गलियों में, ठीक है। अब सही लाहौर वही है और वो लाहौर है, एक इधर लाहौर है जो इस तरह बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी टाउन प्लानिंग के इश्यूज हैं, सिस्टेमिक इश्यूज हैं। सही, चलें दुआ करते हैं कि अल्लाह करे जिस तरह कल का दिन खैर आफियत से गुजरा, आज का दिन भी खैर आफियत से गुजर जाए। इंसान पर जितनी भी मुसीबतें आ जाएं सब्र से काम ले और जालिम और जाबिर के सामने कभी भी ना झुकें। यही दिन हमें आज का दिन जो है यही दर्स देता है। कोशिश करेंगे जब हमारा नुमाइंदे से राब्ता उमर याकूब से आज की सूरत हाल जाने, लेकिन इसके साथ साथ और खबरें भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जाते हैं। अभी हम दहशतगर्दी की कैसा बात कर रहे थे, मुल्ला फजलुल्लाह के बाद महसूद कबाइल में इतने ज्यादा वो खदशात बढ़ने लगे हैं, इनकी आपस में तालिबान में ग्रुप बंदियां हो गई हैं, लड़ाइयां झगड़े बनने लगे हैं। जो इनिशियली खबर आई थी वो तो उसमें तालिबान ने इसको रिजेक्ट किया बिल्कुल, और उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं। ये खबर चलाई है एक इंटरनेशनल खबर एजेंसी रॉयटर ने, और रॉयटर का ये कहना है। लेकिन अगर इस खबर में कोई भी सच्चाई है तो इसमें हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि उसकी वजह जब पहले हम मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे तो तनकीद ये हो रही थी जी आप किससे मुज़ाकरात करेंगे। कोई कहता है 40 ग्रुप हैं, कोई कहता है 80 ग्रुप हैं। और अगर एक कोई उनका हो, एक यूनिफाइड एक कोई उनका स्पोक्स पर्सन हो जो हमसे बात, उनसे अगर बात ही हल है जिस तरह हमारी सारी सियासी पार्टियों ने कहा है तो भाई वो बाइंडिंग हो उनके लिए। अगर ये स्प्लिंटर ग्रुप्स बनते हैं तो वो किसी के लिए बाइंडिंग नहीं। लेकिन आप जो अमीर बने आप वही आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो है। लेकिन अच्छा, मुझे बताया जा रहा है उमर से हमारा राब्ता होगा, तो डिटेल्स ले लें। ये चलता रहेगा आज सारा दिन, हमारे बुलेटिन में भी चलता रहेगा। उमर आवाज आ रही है आपको? जी शाजिया जी। उमर बताइएगा लाहौर की सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से, मरकजी जुलूस कहाँ से गुजरेगा, कोई खास इंतजाम किए गए हैं? हमने देखा कल राना सनाउल्लाह भी जुलूस के रूट की खुद उन्होंने जाकर मुआयना किया और देखा कि कैसे इंतजाम किए गए, जिससे लगा कि हुकूमत बहुत संजीदा है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम किए हुए। जी शाजिया, बिल्कुल पिछले साल की निस्बत तो इस साल इंतजामात काफ़ी तसल्ली बख्श नज़र आ रहे हैं। नफरी भी बढ़ा दी गई है। इस साल तकरीबन 10वीं मुहर्रम को 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 9 मुहर्रम को 7,000 थे, लेकिन आज 15,000 देंगे। अब 8 बजे के करीब इनकी नफरी चेंज होना शुरू हो गई थी और अब तकरीबन नई नफरी ने अपना चार्ज संभाल लिया है और आज सारा दिन तकरीबन 15,000 पुलिस एहलकारों के साथ, और इसके अलावा रजाकारों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद रहेगी जो जुलूस की निगरानी करेगी। इसके अलावा आज फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। मोबाइल फोन सर्विस रात को चंद घंटों के लिए बहाल की थी, लेकिन अब दोबारा उसे मुअत्तल कर दिया गया है और अब रात 10 से 11 बजे तक वो बंद रहेगी। बहरहाल जुलूस अब अंदरून लाहौर में ही मौजूद है, अंदरून मोची गेट के पास, निसार हवेली के पास ही मौजूद है। मोहल्ला शिया में नमाज़े अली अकबर अदा करने के बाद वो अपनी मंजिल की जानिब गामजन था। अब उसका अगला जो ठहराव है वो रंग महल के पास नमाज़े ज़ोहर अदा करेंगे वहां पर, और उसके बाद फिर टकसाली गेट, फिर भाटी और फिर करबला गामे शाह में आज शाम नमाज़े मगरिबैन के बाद वो एहतदाम पजीर हो जाएगा। फिर मजलिस शाम गरीबा बर्पा की जाएगी और फिर उसके बाद ये जुलूस का सिलसिला खत्म हो जाएगा। सिक्योरिटी काफी हद तक तसल्ली बख्श है। अगर मेरे कैमरामैन आपको अभी भी दिखाएं तो ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पर लोगों की जामिया तलाशी लेने के बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर्स
वॉक थ्रू गेट्स, खारदार तारे, हर चीज यहाँ पर मौजूद है। सीसीटीवी कैमरास बड़ी तादाद में लगाए गए हैं, तकरीबन 92 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए पूरे शहर भर के अंदर, जो जुलूसों की निगरानी करेंगे। 2 कंट्रोल रूम्स बनाए गए, एक डीसी ऑफिस में और एक डीआईजी ऑफिस में, जो सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर करेंगे। अभी तक तो तसल्ली बख्श है, जो जुलूस की इंतजामिया है वो भी मुतमिन दिखाई देती है कि सिक्योरिटी काफी हद तक प्रोवाइड की गई है। का जवाब दे दें, लोग ये जानना चाह रहे थे, कल शाम को मेट्रो बस सर्विस जो थी वो जल्दी खत्म कर दी थी, तो आज क्या सारा दिन बंद रहेगी मेट्रो सर्विस? शाजिया मैं आपको सुन नहीं पाया, सॉरी। मेट्रो बस सर्विस कल शाम में जल्दी बंद कर दी थी तो लोग परेशान थे, तो आज ये जानना चाह रहे थे कि आज सारा दिन क्या मेट्रो सर्विस बंद रहेगी, मेट्रो बस सर्विस? जी बिल्कुल, क्योंकि जुलूस के रास्ते में से मेट्रो बस सर्विस में गुजरना होता है, इसलिए वो भी आज बंद रहेगी। जुलूस जिस रास्ते से गुजरता है उसके ऊपर से मेट्रो बस गुजरनी होती है। कल भी इसी वजह से बंद कर दी गई थी शाम को, लेकिन आज भी पूरा दिन मेट्रो बस सर्विस को बंद रखा जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात है, कुछ भी हो सकता है। दाता दरबार के बिल्कुल पास से जब टकसाली बाजार से जब जुलूस बाहर निकलता है दाता दरबार की तरफ जाने के लिए, तो उसके ऊपर से ही पुल गुजरता है जिस पर से मेट्रो बस चलती है। लोग परेशान थे और ये जानना चाह रहे थे, अब लोगों ने यकीनन प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों को ये पता चल गया कि मेट्रो बस सर्विस आज सारा दिन बंद रहेगी, क्योंकि वही रूट है जिस पर मेट्रो बस सर्विस चलती है, जिसकी वजह से आज मेट्रो बस सर्विस सारा दिन बंद रहेगी। बहुत शुक्रिया उमर याकूब आपका, अल्लाह का फिर आज जाते जाते फिर हम यही कहें कि आज का दिन खैर वाफियत से गुजर जाए। हम बात कर रहे थे हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद जो मुल्ला फजलुल आए, अच्छा उनको अफगानिस्तान में रहने की तजवीज़ क्यों दी गई है? अभी मैं पढ़ रहा था नूरिस्तान में है, वो वहीं पे मौजूद हैं और वो बहुत करीब है मुल्ला उमर के, और मुल्ला उमर का ज़ाहिर रोल बढ़ेगा जब अगर ये इनखला होता है, अगर होता है इनखला, क्योंकि इनखला के बाद कंट्रैक्टर्स भी वहाँ पे रहेंगे। लेकिन बात यह है कि आप अल्टीमेट सोल्यूशन जो है मेरी तो नज़र में, आप मुज़ाकरात करें, आपकी ठीक है पॉलिटिकल विल है, सारी पार्टीज आपके साथ हैं, किसके साथ मुज़ाकरात करें? जंग करनी है तो जंग भी करके देख लें। लेकिन बात यह है कि आप जिस तरह से अभी हम ये मसला बता रहे थे कि दहशतगर्दी से कैसे बचें, आप दहशतगर्दी से और इनसे बच सकते हैं समाज को मुनज़्ज़म करके। आप जिस तरह अब मिसाल के तौर पे अभी उमर याकूब हमें बता रहे थे, मैं गया हूँ, बड़ा घूमा, बड़ा शौक था मुझे तालिब इल्मी के ज़माने में ना, हम पैदल चले जाया करते थे अंदरूनी शहर, छोटी गलियाँ घूमना और वो पुराना देख। अब वहाँ आप कैसे, अगर आप शहरों को खूबसूरत तरीके से तामीर नहीं करते और फिर उनका एक रिकॉर्ड नहीं रखते, आपको पता ही नहीं होता आप कौन है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में जाए, अब इसको तो हम बढ़ा नहीं सकते, यही तो खूबसूरती, यही तो आपका कल्चर है। असल लाहौर तो यही है ना, ये लाहौर है, इसको म्यूजियम बना दें, इसको म्यूजियम बना दें आप। ये इस काबिल है, ये हमारे शहर इस काबिल है कि इनको म्यूजियम बना दिया जाए और बाहर शहर बनाए जाएं, जो दुनिया का एक तरीका कार है। तो ये है मेरे ख्याल में इसमें मुझे ब्रेक लेनी है। हाँ, नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अफगानिस्तान में मनशियात बतौर करेंसी इस्तेमाल होने लगी है, कैसी वहाँ अफ्यून बढ़ गई है, हेरोइन बनने के रिकॉर्ड टूटने लगे वहाँ पे। ये स्टोरी तो हमने पहले भी की थी कि जो है वो जो चूंकि अब आजकल वैसे डॉलरों की रेल पेल है, चूंकि इमदाद बहुत आ रही है वहाँ पे, और उसी वजह से जो है वो, लेकिन एक उनके जाने के बाद क्या होगा, अब ये इमदाद एक तवील अर्से तक दी नहीं जा सकती जो अमेरिका बहादुर की अपनी माशी हालत है। मगर ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो आई है वो ये है कि इस साल 2,09,000 हेक्टर पे उन्होंने पॉपी को कल्टीवेट किया, जिससे फिर आगे अफ्यून या ये जो हेरोइन बनती है ये सब। अच्छा, ये तकरीबन पिछले साल से 36% ज़्यादा है। 2 उनके ऐसे इलाके थे फरजाब और बल्ख जो पॉपी फ्री हो चुके थे, मगर अब वहाँ भी कल्टीवेशन शुरू हो गई है। इससे पिछले साल जो कल्टीवेशन हुई थी वो 1,54,000 हेक्टर पे हुई थी। मगर ये अच्छा, अब इसमें जो पैदावार में इजाफा होगा शायद वो 49% के करीब है, और बताया जा रहा है कि ये जो हेरोइन है ये अब तकरीबन इसकी जो इस साल पैदावार है वो इसकी डिमांड से बढ़ जाएगी, आउटस्ट्रिप कर देगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, गोया इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। तो ये एक जो अफगानिस्तान की, इससे हमें एक शक्ल नज़र आती है जो मैंने आपसे बात की कि वहाँ पे चूँकि स्टेट बिल्कुल फ्रैक्चर्ड है, अब वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वहाँ पे मुख्तलिफ वार लॉर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अपने अपने वो लगाए हुए हैं बैरियर्स, जहाँ पे वो अब रूल करते हैं। ऊपर से तालिबान है, मुल्ला उमर भी वहाँ बैठे हुए हैं, ये भी उधर बैठे हुए हैं। तो ये एक ऐसी उसकी कैफियत बन गई, और जो
जुल्म जो है और जो जिस जिल्लत और बर्बादी से अफगान अवाम गुजरे हैं 79 से लेके और 78 से लेके अब तक, तो उसकी एक शक्ल ये है कि ये वो मैशत है जो अब जो मैशत है वो पॉपी के गिर्द उस्तवार होगी उनकी, क्योंकि ना वहाँ कोई इंडस्ट्री बन सकी, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन सका, ना वहाँ पे कोई पॉलिटिकल सिस्टम है। आप फौजी बैठे हुए हैं, ये जाएंगे एक खला होगा, फिर वहाँ पे लड़ने शुरू हो जाएंगे, हमारा क्या बनेगा। तो ये है वो मकाम महमूद जिस पे आज हम उस कौम को और खुद अपने आप को ले आए। आगे बढ़ते हैं। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो हमने पहले भी खबर शेयर की थी, वो जो वो नौजवान अरसलान गनी, वो इधर मेरी उनसे मुलाकात भी, बात स्टोरी तो हमने उनसे पहले की थी, जब वो आए तो मुझसे मिले भी। तो वो आज मैं देख रहा था सुबह सुबह, तो उन्होंने एक वहाँ तहरीक चलाई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी याद रहे कि 800 साल पुराना इंस्टीट्यूशन। हाँ जी। तो इसमें एक पाकिस्तानी का जो है इस तरह बड़े कम होते हैं, बेनज़ीर भी वहाँ इलेक्ट हुई थी एक दफ़ा, तो ये नौजवान बाद में इलेक्ट हुआ, तो उसने वहाँ एक तहरीक चलाई। वो तहरीक फीसों में इजाफे के खिलाफ, फीसों के इजाफे, उसका नाम ही कुछ ऐसा था कि कुछ फीस इसी की तरह था, एजुकेशन डिफेंड एजुकेशन के नाम से था, कैम्ब्रिज डिफेंड एजुकेशन के नाम से था। तो उसने जब तहरीक चलाई तो उस तहरीक वो इतनी पॉपुलर हो गई कि उस तहरीक की पॉपुलैरिटी से एक खौफ पैदा हो गया, क्योंकि जब अमूमी तौर पे समाज में अदम इत्मीनान हो तो एक अहम इंस्टीट्यूशन में ऐसी बात हो जाए तो फौरी तौर पे जो हुक्मरान है वो चौकस हो जाते हैं कि इसको वहीं दबा दो। तहरीक में स्टूडेंट्स उसके साथ नहीं थे, उसके साथ थे। फिर उसको कॉलेज उसकी जो काउंसिल थी वहाँ पेश हुआ और उसको निकालने की कोशिश की गई, मगर ही वॉज वेरी पॉपुलर। मगर आज मैं एक स्टोरी देख रहा था कि एक नौजवान जिसको वहाँ की पुलिस ने रब्ता किया और उससे कहा कि तुम हमारे इन्फॉर्मेंट बन जाओ, तो उसने उनका इन्फॉर्मेंट बनने का उनसे वादा तो कर लिया, मगर जाके गार्जियन अखबार वालों को बताया, उन्होंने उसको हिडन कैमरा दे दिया। अच्छा। अब वो जितनी पुलिस वाली और उसकी कन्वर्सेशन थी वो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, वो बड़ी दिलचस्प थी। अब उससे एक अंदाजा होता है। फिर मैंने हाइंड साइड में सोचा कि जब ये यहाँ इक़्तिदार था गोरों का, तो ये कैसे, जब भगत सिंह की तहरीक चल रही थी तो वहाँ ये इन्फॉर्मेंट कैसे घुसेड़ते होंगे। और फिर ये कि उसमें उस नौजवान ने फिर सारा उसने कहा कि जी आपने मुझे बताना है कौन कौन मिला था, किसने किससे क्या बात की, ज्यादा बोल कौन रहा था, अब इनका इरादा क्या है, ये कहाँ जाएंगे। और साथ जब नौजवान ने उनसे पूछा कि आप इतने क्यों परेशान हैं इस बाबत, आप क्यों ये तो कहते हैं कि असल में बात यह है कि जो कम्युनिटी है उस पर इसके असरात पड़ सकते हैं, गोया ये फैल सकती है, इसका स्प्रेड हो सकता है। तो ये जो यूके में हम एक बेचैनी देखते हैं, और अगली स्टोरी पे मैं आऊंगा इसी के साथ, अगर आप इजाजत दें। हाँ जी, बिल्कुल, तो मैं जोड़ दूं क्योंकि अवाम तंग क्यों है। अच्छा, अब ये वो बजा तौर पे इन्फॉर्मेंट की बात ठीक थी, क्योंकि अगर आज हम इस सर्वे को देखें तो मुझे लगता है कि जैसे एक आतिशफशां के दाने पे ये समाज बैठे हुए हैं। अब वहां पे आपको पता है कि हुकूमत है उधर कंजर्वेटिव्स की, जिसके डेविड कैमरॉन जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मुकाबले में एड मिलीबैंड आ रहे हैं जो कि लेबर के हैं। अच्छा, अब जो सर्वे आया है उस सर्वे में तकरीबन 16% लोगों ने फेवर किया है इसको कैमरॉन को, 32% लोगों ने फेवर किया है जो एड मिलीबैंड है, और 38% लोग कहते हैं हमें इन दोनों पे एतबार नहीं है। अब मैं आपके साथ उनकी फाइंडिंग शेयर करता हूँ जिस पे खासा उन्होंने लिखा है, और वो ये कहते हैं जी कि उनसे जब पूछा गया कि आप क्या चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ये बात यह है कि जो कीमतें हैं इन कीमतों को सरकार कंट्रोल करे, और वो कहते हैं कि जितनी पब्लिक सर्विसेज हैं ये सरकार के कब्जे में होनी चाहिए। ये जो आपने रॉयल मेल जो है उसको प्राइवेटाइज किया है, उसमें से 67% लोग कहते हैं कि ये गलत हुई है। अच्छा, उसमें और उन्होंने कहा है कि ये जो एनर्जी सेक्टर, आप देखो मैं इसलिए स्टोरी को लेके आया हूँ, हम इन्हीं अजाबों में मुब्तला है, और एक एडवांस समाज जो हमसे आगे है वहाँ के अवाम क्या सोच रहे हैं। तो उसमें से तकरीबन 68% लोगों ने अपने एनर्जी सेक्टर के बारे में कहा है कि इसको नेशनलाइज कर लो, जिस बात पे वो बहुत ज्यादा परेशान है कि ये अफरीत या ये एक जिन बोतल से दोबारा कैसे बाहर आ गया। इसी तरीके से तकरीबन तमाम जो 80% लोग हैं, नहीं तो आप फिर वहां पे कोई इनकलाब को ऐसी तहरीक देखिए समाज के शऊर में बदलाव आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, कल हमने जब स्टोरी की थी तो हमने ये कहा था कि ये मिसट्रस्ट जो है वो ओबामा पे नहीं है, इंस्टीट्यूशंस पे, क्योंकि ये लोग शख्सियत तो होते ही हैं मगर इनकी बुनियादी तौर पर ये रिप्रेजेंट करते हैं एक इंस्टीट्यूशन को, एक निज़ाम के नुमाइंदा होते हैं, तो जिससे लोग बेजारी। अच्छा, अब मैं अभी आपको बताता हूं कि तकरीबन 68% लोग ये कहते हैं कि आप जो है एनर्जी सेक्टर की नेशनलाइजेशन करें, 21% इसकी मुखालफत कर रहे हैं। रेलवे जो है,
रेलवे की जो प्राइवेट, वो कहते हैं जी इसको दोबारा से नेशनलाइज करें, 66% कहते हैं नेशनलाइज करें, 23% कहते हैं कि आप ना करें, और 80% ये लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जो लंदन राइट्स हुए थे, जो मुजाहरे हुए थे वहां पर, वो भी इसके पीछे खुफिया एक वजह भी यही थी। खुफिया वजह नहीं थी, एक डिस्कॉन्टेंट थी, एक बेचैनी थी, एक अदम इत्मीनान था, लूट मार की गई थी वहां पे, जिस तरह से लूट मार की गई थी वहां पे। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि टोरीज पार्टी जो है, जो कंजर्वेटिव है, जुर्रत पसंद पार्टी है, जो कि नेशनलाइजेशन के खिलाफ होती है, जो कि इस निज़ाम की बुनियाद पे खड़ी है इस वक्त, उसके अपने जो वोटर हैं उनमें से 45% वोटर इस मुतालबे को सपोर्ट कर रहे हैं। 43% इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन को रोल बैक ना करें। 45% इवन टोरीज जो हैं वो कह रहे हैं कि इसको आप करें। इसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है 72% लोग कहते हैं कि इसको दोबारा से हमें सरकार दे, क्योंकि जब आप चला रहे थे तो ये बेहतर थी। 19% इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसी तरीके से रॉयल मेल की मैंने आपको बात बता दी, और अहम बात ये कि 16% जो है वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, 32% एक पार्टी को सपोर्ट और बाकी कर ही नहीं रहे। 38% कहते हैं कि ये दोनों हमारे नुमाइंदे नहीं। अच्छा, अब ये जो इंसानी शऊर, ये समाज है, वो रुका नहीं रहता और वो आगे बढ़ता है। तो अगर ये हालात इसी तरह जूं के तू रहे, तो ये बहस वही नहीं पूरी दुनिया में। कॉल ले ले। लोग सोच रहे हैं कॉल कहाँ से आ गई, मोबाइल तो बने। जापान से हमारे साथ एक कॉलर और यहाँ के पीटीसीएल पे कॉल करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलिए। ये काजी साहब से बात करनी थी। जी कीजिए। अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज। मुझे भी आवाज आ रही है कि आपने टीवी का वॉल्यूम ऑन है। जी मैं काजी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हुजूर। काजी साहब, ये आवाज आ रही है आपको? अंजुम प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। अच्छा, डिले आएगा। मैंने टीवी बंद नहीं कर दिया। जी बोलिए। काजी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं अंजुम अलीम जापान से बात कर रहा हूँ। जी। सबसे पहली बात ये है कि आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बड़ी खुशी होती है देखकर। लेकिन इस वक्त जो कराची का ऑपरेशन हो रहा है, उस सिलसिले में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऑपरेशन हो रहा है और कराची में अमन की सख्त जरूरत है, चाहे इसके लिए भी कुछ भी करना पड़े। लेकिन सबसे पहले काजी साहब देखना ये है कि जो हमारी पुलिस ऑपरेशन कर रही है, क्या ये हमारी पुलिस ईमानदार है? पहली बात, आपको मालूम है कि पुलिस पे ये इल्जाम भी है कि ये चर्च के अड्डे भी चलाती है, हीरोइन के भी अड्डे चलाती है, बुराइयों को भी तहफ़्फ़ुज़ देती है। तो आप ये बताइए काजी साहब, क्या ऐसी पुलिस से ईमानदाराना ऑपरेशन की तवक्को है जो झूठे मुकदमात भी बनाती है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पुलिस जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, उनका कहने का मतलब यही था कि इन पर इतने इल्जाम लगने, चर्च के अड्डे चलाते हैं और दहशत उनका साथ देते हैं, तो ऐसों से फिर क्या उम्मीद रखें आप? वो कहते हैं इन्हीं चिलमनों से मुझे देखना है, वो जो कुछ के नजरों की जद में नहीं है। अब पुलिस तो हमारे पास यही है, अब क्या कर सकते हैं हम? इन्हीं की तरफ मुड़ के मैं असूली तौर पर आपसे इत्तफाक करता हूँ। करप्शन, और कल भी हमने ये स्टोरी की थी कि करप्शन इस निज़ाम के अंदर है, ये इस निज़ाम का एक फितरी नतीजा है, और जब तक हम उसको नहीं करते, मगर हम इंतजार भी नहीं कर सकते कि निज़ाम बदले। हमें कहते रहेंगे, हम इनका फर्ज इनको याद दिलाते रहेंगे। असूली तौर पर मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे ब्रेक लेने थे। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आप हमारे प्रोग्राम में अगर कॉल करना चाहें तो लैंडलाइन से कर सकते हैं, इसलिए एक और कॉलर है हमारे साथ रावलपिंडी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद फासिल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बोलिए। ये मेरा सवाल है काजी साहब से। आज क्लासा साहब छुट्टी पे हैं। जी ये सवाल है कि क्लासा साहब और काजी साहब बैठकर मियाँ साहब की गवर्नमेंट को और मियाँ साहब को काफी ज्यादा जो है ना पंचिंग करते हैं। अच्छा, सवाल क्या है? क्या ना करें? आप ये देखें, ये मैं काफी से ट्राई कर रहा था, मेरा फोन नहीं मिल रहा था। मेरा सवाल था कि मियाँ महमूद रशीद जो लाहौर से MP हैं, पंजाब अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के अंदर, इन्होंने अपने भाई को लाहौर में LDA के अंदर लगा दिया है। ठीक है, इस पर कभी बात करें ना। सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत या PMLN को, इनको जो है ये सिर्फ उन्हीं के बात करते हैं। मैं आपको
ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल। ये बात बहुत दफा डिस्कस हो चुकी है हमारे बुलेटिन्स में भी और हमारे प्रोग्राम्स में भी हमने डिस्कस किया था। मैं और भी बात बता दूं, ये दुनिया अखबार की स्टोरी थी, इसको ही हमने लिया था। और दूसरी बात ये कि हम पंचिंग नहीं करते, और कोई पार्टी नहीं बनते। मिसाल के तौर पे अगर कसूर में एक रेप हुआ और थानेदार ये कह रहा है जी मुझे एमपीए से डर लगता है, तो हम कहेंगे हुजूर जरा इसे डर को इधर रखते हैं या नौकरी छोड़ के कोई और धंधा कर लें, तो ये हम कहेंगे। हम किसी को, और हम सही को सही और ये स्टोरी मेरे ख्याल में जितनी हमने चलाई है वो बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई प्रोग्राम हमारा दुनिया हम फिर भी ख्याल रखेंगे आपकी किसी पार्टी बने। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आप भी मुझे कुछ बता रही हैं। जी हाँ, मैं ये नाज़रीन के साथ अपनी खबर एक शेयर करना चाह रही हूँ कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो सैकड़ों डॉक्टर्स हैं एएनपी के दौर में भर्ती किए गए और वो आज तक 4-5 साल के बाद तक आज तक यहाँ की सूबाई हुकूमत से तनख्वाहें ले रहे हैं। खिदमत वो बाहर के ममालिक के लोगों की कर रहे हैं कायद साहब, लेकिन जो तनख्वाहें हैं वो यहाँ से ले रहे हैं। वज़ीर आला परवेज़ खट्टर की जानिब से महकमा सेहत में कुछ इस्लाहात करने के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि पिछले 5 सालों के दौरान जो डॉक्टर्स भर्ती किए गए थे और वो डॉक्टर्स एक आला शख्सियत की पर्चियों पर भर्ती किए गए थे, सिफारिशी थे सारे डॉक्टर्स, और उनको भर्ती किया गया और उनको मुफ्त तनख्वाहें दी जा रही हैं। और अब ये एडवाइस किया गया और अब ये हुक्म दिया गया है वहाँ की सूबाई हुकूमत की जानिब से कि इन डॉक्टर्स को फारिग किया जाए और नए डॉक्टर्स इनकी जगह भर्ती किया जाए। अब देखें ममालिक दूसरे ममालिक में जाके वो उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं, नुकसान 16 करोड़ का नुकसान हो चुका है, 16 करोड़ का उनको तनख्वाहें देने की मद में। ये तो आप एक बात बता रही हैं। हाँ। रेलवे की खबर आई थी कि रेलवे के यहाँ पे तनख्वाहें ले रहे हैं, मुलाजमतें बाहर कर रहे हैं, कोई 2 साल की छुट्टी पे गया हुआ है, कुछ कोई वैसे ही गायब है। इस तरह गोस्ट टीचर्स हैं। हाँ। ये इतना ज्यादा जो हमारे वसाइल ज़ाया होते हैं वो इसी बायस होते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरे ख्याल में कोई निजामाती तब्दीली की जरूरत है, अगर वो नहीं होगी तो ये इस तरह ये तब्दीलियां इसी तरह आएगी कि आप इसी तरह एक्शन लेंगे और ऐसे लोगों को फारिग करेंगे। ये कनाइवस के बगैर नहीं होता ना, ये कनाइवस चाहिए होती है जो वहाँ पे इसको चेक करने वाले बैठे हुए, जो ब्यूरोक्रेसी क्लासर साहब बात करते रहते हैं, जो लोग बैठे हुए उनकी मिली भगत के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये निज़ाम ऐसा है कि जिसमें आप देखें, हम तो इंतजार में हैं, इमरान खान साहब ने ठीक करना है, चले वो KPK ठीक कर दें, जैसे वो वज़रा को फारिग किया। वरना जिस तरह ये भी कॉल जापान से आई थी, जो कह रहे थे, जो जापान से जो कॉल आई थी, अगर ये ख्याल अगलब बन गया और जिस तरह से हम ये दुनिया की आबादियों में ये बेजारी देख रहे हैं इस निज़ाम से, तो फिर मेरे ख्याल में मिस्र बनता है या बहरीन बनता है या ट्यूनिस बन जाता है। तो मेरे ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आपने पॉइंट। अच्छा शाजिया, मैं सोच रहा हूँ किस पे बात करूँ। एक तो मैं एक ऐड पे बात कर लेता हूँ, गूगल पहले मेरे इससे पहले के टेंडुलकर पे बात करें। गूगल का एक ऐड है जिसपे लाखों हिट्स हुई हैं और वो ऐड गूगल ने तो अपनी जाहिर है तरवीज के लिए दिया है या अपने उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए दिया है, मगर उसने ना हमारी दुखती रग पे हाथ रखे। वो ऐसे कि उसने पार्टीशन को मौजू बनाया है। अब पार्टीशन में एक किरदार है जिसका नाम बलदेव है और वो अपनी जो ग्रैंड डॉटर पोती को, सुमन को बता रहा है कि वो बचपन में पाकिस्तान में कहाँ था, कहाँ रहता था, कहाँ नहीं। अच्छा। तो उसकी जो पोती है, अब चूंकि वो एक मॉडर्न जो गैजेट से खेलना जानती है, तो वो गूगल पे जाके और वो कंप्यूटर पे जाके तो उनके दोस्तों उनको तलाश करती है और आखिर में वो उनको तलाश कर लेती है और वो एक उनकी रीयूनियन होती है। तो उस रीयूनियन पे ऐड बना हुआ और उसके जो स्लोगन या जो उसकी कापी बड़ी मजेदार है वो कि पार्टीशन डिवाइड्स कंट्रीज, फ्रेंडशिप फाइंड्स अ वे, के तकसीम आपको अलग कर देती है। अच्छा, कत नजर इसके मैं जब भी देखता हूँ जब इंडिया से लोग आते हैं या हमारे तरफ से कोई जाता है तो हम ये देखते हैं कि लोगों में इतनी मोहब्बत से वो लोग पेश आते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये लड़ाइयां सिर्फ आपकी गवर्नमेंट लेवल तक है। अखबार खोल के देखते हैं तो आगे LOC लिखा होता है, अखबार खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि रॉ भी है, रिसर्च एंड वहां जाए वो लोग यहाँ इतनी मोहब्बत नजर आती है कि लगता ही नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन। अब इसी तरह हमारी टीम चली जाए तो वहां पे पहले बाल ठाकरे साहब तो खैर अब वफात फरमा चुके हैं, नरेंद्र मोदी अब और आ गए, अब नरेंद्र मोदी को वो बना रहे हैं जो एक्सट्रीम वो आती है प्राइम मिनिस्टर। ये बेसिकली वेस्टेड इंटरेस्ट है, मगर मैं नहीं समझता कि आबादियों के दिलों में इतनी दूरी है जितनी दूरी रियासतों की सतह पे है या जो ये लगता है सिर्फ रियासतों की सतह तक ही है। और यही वजह है कि इसमें तकरीबन जब मैंने ये खबर निकाली तो इसमें 5 लाख हिट्स आ चुके थे इस ऐड पे, तो जाहिर है ये लोगों के दिलों को छुआ है, तो इसलिए। सही। एक और कॉलर है आरिफ वाला से, शबीर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए बाजिया कि मैं THQ वारवाला के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक दफा इत्तेफाक हुआ, दाढ़ में थोड़ी दर्द हुई, मैं वहाँ पे अपना अस्पताल गया, यहाँ वहाँ पे देखने डॉक्टर बैठा कंप्यूटर के पास, टिक टिक कर रहा है। वो जो कंप्यूटर वो जनाब अपना वो दाढ़ों वगैरह को चेक कर रहा है, बताएं वही दवाई लिख कर दे रहा है। वो कह रहा है एक्सरे कराएं दूसरा से, उसने एक अलग अपना वो खोला हुआ है, यानी कि अपना तो डॉक्टर के मशवरे से दे रहा था वो दवाइयाँ या जो भी? नहीं, डॉक्टर के मशवरे से नहीं, डॉक्टर तो बैठा है अपना, ये मियाँ साहब के आप एक्नॉलेजमेंट डालें। अच्छा शादिया, ये आप मियाँ साहब के, मियाँ मोहम्मद शबाज शरीफ के नॉलेज में डॉक्टर बैठे, कितनी लाख के करीब वो सैलरी ले रहे हैं।
वो जो उसके बैठे हैं हेल्पर वही दवाइयां लिख कर दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उन्हें कोई जहमत नहीं है। कौन सी जगह बताइए आपने, जरा दोबारा बताइएगा। आरिफ वाला में, आरिफ वाला शब्बीर हुसैन आरिफ वाला से मैं बात कर रहा हूँ। ये सरकारी अस्पताल कौन सा है? सरकारी THQ सरकारी अस्पताल है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नहीं, THQ तहसील हेडक्वार्टर। थैंक यू। अच्छा ठीक है। इसमें बात यह कि उन्होंने जो कंपाउंडर है उन्होंने अलहदा खोले हुए हैं अपना वो क्लिनिक, वहाँ पे वो उन्होंने कार्ड लिखे हुए हैं कि आए वहाँ पे वो दाड़े वगैरह भर के देंगे। दूसरा जो डॉक्टर यहाँ पे बैठे वो आराम से मजे ले रहे हैं। नहीं तो कभी किसी मरीज को शिकायत हुई है कि अगर किसी और कंपाउंडर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दे रहे दवाइयां? मैं कह रहा हूँ, मैं तुझे आप खुद बताते, खुद मैं मरीज था, मैं खुद कह रहा हूँ मैं कोई साथी हूँ या दूसरा भी, मैं एक अपना आवाम हूँ। मैंने खुद यानी कि आपका मेरे साथ जो हालात हुए हैं, बाकी जो बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन महकमा सेहत को देखना चाहिए इन मामलों को। रोज मूवमेंट भी चलाने आ जाते हैं, इनका अब स्ट्रक्चर भी ठीक हो गया, तनख्वाहें वगैरह भी मिल रही हैं। अब हम कोई जन्नत में तो कोई अस्पताल कायम नहीं ना, ही दुनिया में हम उनको यही है ना, यही कैफियत है, जिसमें अपने फर्ज पूरा करें। और जो कंपाउंडर अगर लिख के दे रहे तो ना जाने वो क्या लिख के दे रहा होगा। तो ये बड़ी आगे बढ़ते हैं जरा तेंदुलकर बुखार की बात। लेकिन उससे पहले मैं वो कल मैं एक डिबेट शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। कल मैं टीवी पे एक डिबेट देख रही थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से कि हर महीने जब से वो इक़्तिदार में आए किसी ना किसी बैरून मुल्क दौरे पे होते हैं। वह 8वां दौरा उनका श्रीलंका से अब थाईलैंड की तरफ है। तो ऐसे कोई कह रहा था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से दरख्वास्त है कि कभी पाकिस्तान का दौरा भी कर लें और यहाँ के मसाइल भी जो है वो डिस्कस कर लें। ये आप ना कहें, पहले ही देखिए हमारे कॉलर कह रहे हैं हम तनकीद करते हैं। बहरहाल ये अच्छा मशवरा है, वाकई वो बहुत ज़्यादा दौरों पे हैं, वो हर महीने किसी ना किसी दौरे पे जाते हैं। अभी वो कोलंबो में। तो अच्छा, ये बड़े कमेंट्स है। ज़ाहिर है तेंदुलकर को हम क्या कहें, 34,000 उसने रन्स बनाए और ये वाहिद एथलीट है कि या प्लेयर है कि जिसने आज तक टेस्ट में से ड्रॉप नहीं हुआ। लेकिन टाइम मैगजीन ने क्या, जितने भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स हैं तेंदुलकर के पास। ही इज अ जीनियस, नो डाउट। उसने तकरीबन तमाम पिछले रिकॉर्ड, इसीलिए मैं अखबार में पढ़ी थी कि आज लिखा हुआ था कि आप इंसान क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि भारत में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, देवता कहते हैं वो। इसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन उसने एक और बड़ी बात की, उसमें मैं अंग्रेजी में फिर इसका तर्जुमा भी करता हूँ। इंडिया वाज ट्राइंग टू कम टू ग्रिप्स विद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कास्ट क्लैशेस, कम्युनल राइट्स एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कि ये जो निज़ाम मीशत राइज करने से जो इंडिया है वो खासा फ्रैक्चर्ड हुआ है, गुर्बत आ रही थी, कास्ट क्लैशेस हो रहे थे, 80 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए। एवरी टाइम ही स्कोर्ड 100 रन्स known in cricket as a century, the hopes of a billion people took flight। तो ये अरब लोग वो अपने दुख, वो दलिदर भूल के उसके पीछे खड़े हो जाते थे और वो अपने आप को जो है वो इंडियन। तो ये मुझे एक याद आया इस हवाले से एक और बात, गालिबन हबीब जाल, मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन ये जो एक क्रिकेट कभी हमें हॉकी और क्रिकेट के ख्वाबों में और फिर नेशनलिज्म क्रिएट करते हैं। तो मुझे याद आया कि एक वो शेर था, कभी हॉकी कभी क्रिकेट, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो ये एक अजीम इंसान था और है। बड़े नाम मैंने लेकिन देखा बात ये है कि इस निज़ाम में ये कैसे वो, अब ये टाइम मैगजीन ने उसको कहा कि ये सारे लोगों में हालांकि यूनिटी नहीं है, समाज में नहीं है। जहाँ गुर्बत और अमारत की इतनी तफरीक हो, जहाँ 80 करोड़ आदमी जिल्लत का शिकार हो, तो वहाँ पे वो सब अपने आप को एक समझते थे। और उसके बहरहाल एक बहुत बड़ा नाम हमारे भी बहुत बड़े बड़े, हमारे क्रिकेट में बड़े बड़े नाम गुजरे। आप वसीम अकरम देख लें, शाहिद अफरीदी का नाम देख लें, लेकिन इससे कतई हालिया टीम में से किसी का नाम ना लीजिएगा वरना कोई कॉल आ जाएगी। लड़ाई चल रही है मिसबाह उल हक की कि मिसबाह उल हक को आप जीरो बना रहे हैं और मोहम्मद हफीज आप उनको हीरो बना रहे हैं। वो एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है। हीरो की हमने तो इसका ऐसा बेड़ा गर्क किया है। मुझे ये बताएं, हमारी तो क्रिकेट, हमारी खेलें सियासत की नजर हो गई। मैं ये नहीं कहता, देखिए मैं ये भी नहीं कहता कि आप हारना कोई बात नहीं। अगर आप मैदान में दो लोग हैं ना, एक ने हारना एक ने जीतना है। लेकिन बात ये है कि स्कैंडल, ये वाहिद मुल्क शायद नहीं होगा, एक आध और भी होगा कि जिसके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जेल टर्म काटी, और वो अभी आके उसमें आसिफ को देख लें, उसके बाद वो छोटा, वो कितना बड़ा एक उसमें पोटेंशियल था, वो जो जिसको जेल काट के, और अब जिसे शायद मौका मिल जाए वो यंगस्टर। तो ये और उसके बाद उसकी मैच फिक्सिंग की बातें एक ओपनली बात हुई, हमारी कोर्ट्स तक गई, बाहर दुनिया में भी हो रही हैं। मगर हमें ना कोई काम, हमें जुर्म भी ढंग से करना नहीं आता। ये जुर्म हम इंडिया में भी हो रहे हैं। इंडिया में जुर्म नहीं होते, इंडिया में होते हैं, लेकिन क्या इंडिया में कोई टीम जाने से इनकार करती है? नहीं, यहाँ कोई टीम नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में इस क्रिकेट का हिसाब हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कराची हो, एक ही जैसी कहानी है। अल्लाह ताला हम पे रहम करे और अल्लाह ताला आज हमें इस दिन से भी खैर आफियत से गुजारने। लगता है तो वक्त खत्म हो रहा है। जी हाँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए, लेकिन उससे पहले जाते जाते यही दुआ कि आज के दिन के साथ साथ पाकिस्तान
पाकिस्तान का हर आने वाला दिन अमन व अमान और खैर आफियत से और सुकून से गुजरे। इसी दुआ के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। अल्लाह हाफिज़।